वेलकम बैक। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया था। आज मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको कोई कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई प्रोग्रेशन है जिसमें टर्म्स इस तरह से हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ओके, फोर्थ टर्म है, इस तरीके से ये बढ़ता है। तो इसमें आप देखोगे कि हर दो टर्म के बीच का जो रेशियो है वो इक्वल है, राइट। इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म बोल दूं, इसको सेकंड टर्म T2, इसको थर्ड टर्म इसको T4, तो आप देखोगे कि T2 डिवाइडेड बाई T1 क्या आता है, तो R ही आएगा। इसी तरीके से T3 डिवाइडेड बाई T2 भी R आएगा। तो हर दो टर्म का रेशियो आपका इक्वल आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, कि जो रेशियो है आपका वो क्या है, वो कॉमन है और कॉमन रेशियो R मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस तरह का जो प्रोग्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका GP होगा। ओके, और इसमें जो डेफिनेटली जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये होगा हमारा nth टर्म। Tn से डिनोट करेंगे ARn-1, ठीक है। इसी तरह के पैटर्न में लिखा गया है। तो nth टर्म आपका क्या हो जाएगा, ARn-1, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर फर्स्ट टर्म A है तो हम लोग जो फर्स्ट टर्म अगर A है और कॉमन रेशियो R है, तो हम लोग जो GP लिखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको ऊपर में दिखा दिया। फिर दूसरा है कि अगर फर्स्ट टर्म आपका A है, R कॉमन रेशियो है, ठीक है, फाइनाइट GP का, कंसिस्टिंग M टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म गिवन फ्रॉम इंड होगा आपका, ठीक है। जैसे ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो nth टर्म हम लोग लेते हैं वो स्टार्टिंग से लेते हैं, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, शुरू से लेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका होता है ARn-1, ओके। और अगर आप लास्ट से लेते हो कि nth टर्म आप ले रहे हो, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, अगर आप लास्ट तरफ से लेते हो तब क्या होता है, तब ये आपका हो जाएगा ARm-n, ओके। जहां आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें टोटल m टर्म है, ठीक है, वेयर GP हैज m टर्म्स। तो अगर उसमें m टर्म है तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लिख लेगा, ठीक है। जैसे मैं क्विक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करो कि आपको दे रखा है 2a², 2³ राइट, से लेकर के 2 का पावर आपको मान लो 16 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब GP है, देख सकते हो आप, कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो भी आपको दिख रहा है कितना है, 16 है, जो कि m आपका यहाँ पे पावर 16 तक गया है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपका 16 है। तो अगर आपको निकालना पड़े, यहाँ पे सपोज करो आपको निकालना पड़े 6th टर्म, ओके, 6th टर्म फ्रॉम इंड, तो वो क्या होगा, तो वो आप इसको ऐसे कर लोगे सिंपली, ठीक है। आपका ये हो जाएगा m कितना है, 16 में 6 को माइनस कर देना, तो हो जाएगा आपका AR10, ओके। अब यहाँ पे देखो A भी आपका 2 है, R भी आपका 2 है, तो यहाँ पर आपका सिंपली ये क्या हो गया, 2 का पावर 11, ठीक है। आप देख सकते हो, वेरीफाई भी कर लोगे, 216 है, फिर 215 होगा, फिर 214 होगा, फिर 2 आपका 13, फिर 212, फिर 211, ठीक है। तो लास्ट से जो 6th टर्म है वो आपको दिख भी रहा होगा ऐसे, ये आपका लास्ट से 6th टर्म है, 2 का पावर 11, एग्जैक्टली वही आया है। तो इस फॉर्मूला से आप काम कर पाओगे इन टर्म फ्रॉम इंड का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो आपको अगर याद रहेगा ना तो काफी इजीली आप इसको कर पाओगे, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। देखो यहाँ पे अब आपको बोल रहा है, फिर नेक्स्ट है nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ GP विथ लास्ट टर्म L एंड कॉमन रेशियो, ठीक है, R। अगर कॉमन रेशियो मान लो आपको R दिया हुआ है, कॉमन रेशियो अगर आपको R दिया है और आपको जो लास्ट टर्म है वो आपको दिए रखा है कितना, L, ठीक है। तो सिंपली जो nth टर्म होगा फ्रॉम इंड, nth टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से निकालना तो काफी आसान है ना, स्टार्टिंग वाला तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन इंड से निकालने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखने में ज्यादा इजी होगा एग्जाम में। तो nth टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा, ये सिंपली होगा L/R का पावर n-1, ये होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहीं पे, इसी से हम लोग काम कर लेंगे यहाँ पे, ओके। जैसे ये मेरा क्वेश्चन था, सपोज करो ना ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोग अभी तुरंत किए थे, इसी पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये मेरा हो गया। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला से काम करके मैं दिखा देता हूँ कितना जल्दी हो जाएगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा कितना है, 2 का पावर 16 है, ओके। तो आपको निकालना है 6th टर्म फ्रॉम इंड। तो सिंपली क्या करो आप,
2 का पावर 16 ले लो डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 2 है, ओके, और n-1, तो n यहाँ पे क्या 6 आपको निकालना है, सो इट इज 5। तो अगेन आपको देखो क्या आएगा 2 का पावर 11 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल पाओगे, अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो आप आसानी से जो है कोई भी टर्म फ्रॉम इन निकाल पाओगे। ऐसे केस में फर्स्ट टर्म क्या है नहीं है ये आपको जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एल पता है लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो, तो आप इस तरह का इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है जी। चलो कुछ अनदर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम लोग रिकॉल करेंगे। क्या बोलता है कि अगर आपको 3 टर्म लेना है, ठीक है, 3 टर्म्स इन जीपी, तो इसको कैसे लेना ज़्यादा बेटर रहता है। देखो ज़्यादा बेटर रहता है कि ए बाई आर लो, ए लो और ए आर लो, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहता है आपको, स्पेशली कब जब आपको प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है। अक्सर आपको जीपी निकालने के लिए बोलता है जब क्या होता है आपको प्रोडक्ट गिवन रहता है। तो अगर प्रोडक्ट गिवन है ना तो 3 टर्म्स अगर आपको लेना है, ठीक, तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी आप ऐसे लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको 4 टर्म्स लेना है जीपी का, तो आप लोगों को क्या ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, इसको इस तरीके से सेट किया गया है कि देखो ये जीपी में भी है, ठीक है। कॉमन रेशियो सबका आप देख सकते हो कि आप जब निकालोगे तो कॉमन रेशियो आपको क्या आएगा, कॉमन रेशियो आपको आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो सब जीपी में भी है और सबका देखोगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग को प्रोडक्ट वाला केस दिया रहेगा तो सारा आर आपका कैंसिल हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको ए मिल जाता है, तो इसलिए ये ईजी हो जाता है। इसी तरह से आपको अगर 5 टर्म्स लेना है तो आप क्या लोगे, तो आप लोगे ए बाई आर का स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो लॉजिक है, लॉजिक क्या है, तो लॉजिक आप याद रखना कि अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म निकालना है, जैसे देखो यहाँ पे आपका ऑड नंबर था, ठीक है, 3 टर्म्स निकालना था, हाँ, तो अगर आपको 3 टर्म निकालना है तो आपको ये वाला पैटर्न लेके चलना है, ए बाई आर, ए आर, इसी से आपको कम बेसी करना है। जैसे यहाँ पे भी देखो 5 टर्म आपका ऑड है, तो ऑड वाले केस में आप देख रहे हो कि वही पैटर्न मेरा यहाँ पे भी दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा है ना, ये पैटर्न आपका बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब इसी में हम लोगों ने एक टर्म बढ़ा लिया, चूंकि वो 3 था तो 5 कर लिया, इसी में एक टर्म बढ़ा लिया, तो 7 वाले के लिए आप फिर पूरा इसी को लेकर के इसमें एक टर्म को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आप सेम ले लो 5 टर्म वाला और फिर आप बढ़ा दो, सो दैट कि आपका कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, कॉमन रेशियो आपका आना चाहिए आर, आप देख रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का पावर आर क्यूब आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा लास्ट में आपका ए आर क्यूब आ जाएगा, बीच में पूरा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑड, और अगर आपको इवेन वाला लेना है तो इवेन में आपको देखो ये पैटर्न को देख के चलना है, ठीक है। इवेन में जो कॉमन रेशियो लेते हैं वो आपका लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये भी लॉजिक है, याद रख सकते हो कि इवेन टर्म्स लेना है तो आर का पावर इवेन 2 लेंगे, ठीक है, आर का पावर इवेन देख रहे हो, हाँ, ये कॉमन रेशियो लेंगे हम लोग। और अगर आपको ऑड टर्म लेना है तो ऑड टर्म लेना है तो क्या लेंगे, तो आप लेंगे आर, यानी आर का पावर 1 है, ऑड कह सकते हो, ठीक है। तो ऑड के लिए आर का पावर ऑड, इवेन के लिए आर का पावर इवेन। तो इस तरीके से जब आप पैटर्न को देखोगे तो 4 टर्म में आपका ये पैटर्न आया है, फिर आपका 6 टर्म जब आएगा तो इसी में आप क्या करोगे, 2 टर्म को आगे पीछे बढ़ा दोगे, ठीक है। जैसे 6 टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा ए का पावर आर, ए बाई आर 5 आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा ए आर 5, सो दैट कि आपका कॉमन रेशियो क्या रहे, आर स्क्वायर रहे, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि अगर इवेन नंबर ऑफ टर्म लेना है तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है कि आपके पास में आर स्क्वायर कॉमन डिफरेंस रहे, और अगर आपको 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, और नंबर ऑफ टर्म लेना है तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। यही चीज देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी होता है, ये तो जीपी का मैंने आपको बताया, एपी में भी यही होता है। देखोगे तो आप एपी में 3 टर्म कैसा लेते हैं, तो एपी में 3 टर्म लेते हैं हम लोग कैसा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या लिया जाता है, वो आप देखो डी लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप 5 टर्म लोगे ऑड टर्म तो क्या आएगा, तो ए माइनस 3डी आएगा, सॉरी ए माइनस 2डी आएगा, फिर ए माइनस डी आएगा, ए प्लस डी आएगा और ए प्लस 2d आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो यही पैटर्न लिया गया है, देख रहे हो आप, सेम पैटर्न है, बस इसमें एक नंबर आगे एक नंबर पीछे बढ़ा दिए तो 5 टर्म हो गया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। जबकि अगर आपको इवेन नंबर ऑफ टर्म लेना है, मान लो एपी में, तो 4 टर्म लेना है तो कैसा लेंगे, तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ठीक है। तो सो दैट कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो आपका 2d रहे, है ना। जैसे इवेन के लिए इवेन डी और ऑड के लिए ऑड डी, देख रहे हो ना। तो बिल्कुल लॉजिक से याद रहेगा। अगर आपको 6th टर्म लेना है तो आप पूरा इसी को ले लो सेम टू सेम, और आगे पीछे 2 नंबर
और बढ़ा लो सो दैट के कॉमन डिफरेंस 2d रहे। तो a माइनस 5d इधर बढ़ जाएगा, इधर भी a प्लस 5d बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक से आप कर सकते हो। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई आपने यहाँ पे इस तरह का लिया जो कि AP में है, तो इसी तरह से क्यों नहीं लिया। तो भाई जो कि हम लोग जो लेते हैं तो हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि आपको उसका बेनिफिट हो, ठीक है। जब आप डेफिनेटली जब आपको सम गिवन रहेगा तो सारा आपका डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से लेते हैं। तो ये जो लॉजिक है ना, तो ये आपको बिल्कुल याद रहेगी। अब आपको समझ में भी आएगा कि इवन नंबर ऑफ टर्म में ऐसा पैटर्न लिया जाता है और ऑड नंबर ऑफ टर्म में ऐसा पैटर्न लिया जाता है, ठीक है। यही चीज आपका यहाँ पे जीपी में भी हो रहा है। तो याद रखने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग रटते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। आपको मैंने लॉजिक बता दिया है ऑड टर्म इवन टर्म का। कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको लेने हो ना, तो आप इस तरीके से बिंदास ले पाओगे। फिर देखो, अगर आपको मान लो कि यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है ABCGP में, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आप क्विक ये बात आपके माइंड दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ABCGP में है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भाई B/A का रेशियो क्या होगा, C/B के रेशियो के इक्वल होगा। और यहाँ से आप B² इक्वल टू AC लिख सकते हो, ठीक है। ये सब आपके माइंड में एकदम क्विकली आना चाहिए कि अगर ABCGP में है दैट मीन्स दिस, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, इसके बाद आपका है सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सपोज करो आप जो है सम ऑफ टर्म्स को निकाल रहे हो, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a है और कॉमन रेशियो आपका r है, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस तरह का होगा AR स्क्वायर, राइट, और ARn-1 इस तरह का। तो अब इसमें मान लो कि आपको निकालना है क्या, पूरे इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम डिपेंड करेगा कि r 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है। अगर 1 से ग्रेटर है तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, और 1 से स्मॉलर है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप पहले से भी जानते हो, तो बहुत ही सिंपल चीज है, ओके। तो क्विक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। सपोज करो ना कि आपको सम करना है 3 का स्क्वायर, 3 का पावर क्यूब, ये आपको दे रखा है, ओके, राइट, अप टू 3 का पावर 50, इसका सम निकालना है आपको। तो ये क्या है, डेफिनेटली आपका ये जीपी में है, दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। ए आपका 3 है, कॉमन रेशियो ए 3 है और कॉमन रेशियो भी 3 है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सम कर पाएंगे कैसे, तो सम टू 50 टर्म हो जाएगा, क्या होगा, ए, पहले ए होता है, अच्छा आर आपका देख लो ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले ए लिखेंगे, ए होता है 1 माइनस आर इन होता है 1 माइनस, सॉरी आर ग्रेटर देन 1 है ना, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया गया है, गड़बड़ है, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली ये आर ग्रेटर देन 1 के लिए होगा, ये आपका आर लेस देन 1 के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि जब ग्रेटर देन के लिए होगा तो पहले आर आएगा ना, ठीक है। सम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब निगेटिव भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है अगर निगेटिव टर्म है तो। लेकिन हम लोग जो लेंगे, अगर यहाँ पे मेरा अगर पॉजिटिव टर्म है मान लो सारा, तो सब तो सम पॉजिटिव आएगा। तो उस जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से लेंगे पैटर्न, Rn-1 बाई R-1, तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, नीचे वाला। और R अगर लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस R, ताकि नीचे वाला आपका पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये इस पैटर्न में लेना है, ओके, ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा R जो है ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा R का पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक है जी। ए क्या है, ए 3 है, R आपके पास में भी 3 है, n 50 है, -1 डिवाइडेड बाई 3-1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3/2, 3 का पावर 50 -1, ठीक है। तो एकदम क्विकली आप निकाल पाओगे, कोई इशू नहीं है, ओके। कोई भी इस तरह का आपको अगर दे रखता है जीपी सीरीज, तो आप उसका काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक जैसा फिर एक और एग्जाम्पल देख लो। मान लो कि आपको इस तरीके से दे रखा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है, ये। और इसका आपको जो है मान लो कि 20 टर्म्स का, ठीक है, अप टू 20 टर्म्स आपको क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी अगेन ए आपका 1/2 है और आर क्या है, आर भी आपका 1/2 है, ठीक है। कॉमन रेशियो भी मेरा क्या है, 1/2। तो ये आपका जीपी में है डेफिनेटली। तो इसका सम क्या आएगा, तो यहाँ पे आप आर देखोगे कि आपका ये लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा नीचे वाला। तो सम हमारा यहाँ से चला आएगा क्या, ए, यानी 1/2, 1 माइनस 1/2 का पावर n कितना है 20, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 तो आपका 1/2 ही आएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर 20। इस तरीके से बहुत जल्दी आप कोई भी इस तरह का जीपी का सम निकाल पाओगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है आपका, देखो फिर आ रहा है ना, क्या है, प्रॉपर्टीज है
व्हेन आर इज इक्वल टू 1 एस एन इज इक्वल टू ए अप टू ए इक्वल टू एन ए होगा। तो ये तो बहुत लॉलीपॉप चीज़ है भाई, ए को एन बार ऐड करोगे तो एन ए ही आएगा, ठीक है। और आर वन का मतलब तो ये हो गया सिंपली ये आप देखोगे कि ये आपका सिंपली ए प्लस ए हो जाता है, तो काफ़ी सिंपल है। अच्छा देखो, आर अगर नॉट इक्वल टू ए है और एल आपका लास्ट टर्म सिर्फ आपको दे रखा है, ठीक है, तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग में आप जो है सम निकाल सकते हैं काफ़ी इजीली, ठीक है। क्या है, एल आपका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ओके, आर आपका कॉमन रेशियो है और ए जो है मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो इस केस में आपका जो सम टू एन टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई एल माइनस ए। इसका भी आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो आपको एन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी का सम निकालना है, ठीक है, आपको सम निकालने के लिए दे दिया 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, आपको बोल दिया 3 का पावर 30 तक, यहाँ तक का सम निकालो, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे हमको लास्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है, ये सॉरी एन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि एन हम निकालना पड़े हमको। हालांकि यहाँ पे तो आपको एन बहुत इजीली दिख जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 31 टर्म ये हम लोगों को दिख रहा है। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप लास्ट टर्म देख लो 3 का पावर 30 है, आप फर्स्ट टर्म देख लो 1 है, और आप आर देख लो क्या है 3 है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली आपका फॉर्मूला बैठा दोगे, इसमें पुटअप कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3 का पावर 30 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 30 माइनस 1। तो आपका आंसर आ जाता है 3 का पावर 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 30 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर लास्ट टर्म आपको, अच्छा यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आर होता है, ठीक है, तब हम बोले इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया, यहाँ पे आर होता है, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, हाँ, आर, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया था। तो आर होता है जी यहाँ पे, तो यहाँ पे आर कर लो, ठीक है, आर माइनस 1। सो आर माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आर है 3, सो इट इज 3 माइनस 1, यानी आपका ये 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजीली आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला में पुटअप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो एन निकालना आपके लिए इजी था, कभी कभार क्या होता है एन निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर एन निकालना आपके लिए मान लो मुश्किल है, तो उस केस में आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखते हैं एक क्विक एग्जांपल। तो मान लो आपको इसका सम निकालना है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एन निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। ये आपका हो गया लास्ट टर्म एल, यहाँ पे आपको ए पता है, ए आपका 2 हो गया, और आर भी हम लोगों को दिख रहा है कितना है, 3 है। तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एस एन या जो भी सम ऑफ टर्म है वो क्या आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा एल इंटू आर, दैट मीन्स 4374 इंटू 3 माइनस ए आपका 2 है, डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ओके। अब इसको आप यहाँ पे सोल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 6560। बिल्कुल क्विकली आपको आंसर आ जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो आपको इन फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो है ये भी याद रखो कि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपका नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है हमारा सम टू इनफाइनाइट टर्म का। तो ये देखो, ये एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सम टू इनफाइनाइट टर्म का क्वेश्चन आपको आता रहता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सम टू इनफाइनाइट टर्म का जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ जैसे, तो देखो सम टू इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, ओके, ये आप देख लो यहाँ पे बढ़िया से। चले, ये देखिए सम टू इनफाइनाइट टर्म आपका होता है, दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है आपका कि जब आर जो है ना, जब आपका जो कॉमन रेशियो है, जब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगा तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, a बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और अगर आपका आर ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में, ठीक है, जैसे मान लो आर मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में जो सम टू इन्फिनिटी है वो क्या होगा, वो आपका होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ओके। कुछ क्विक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो कि आपने लिया है, सपोज करो आपको सम निकालना है, ठीक है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स 1/2, 1/4, 1/8 लाइक दैट, ओके। क्या हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे देखोगे ए आपका क्या है 1/2 है, आर कॉमन रेशियो क्या है, तो अगेन ये आपका 1/2 है, ओके। और ये आपका लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है वो क्या होता है,
a बाई वन बाई वन माइनस आर, ठीक है, a बाई वन माइनस आर होता है। तो यहाँ पे a आपका 1/2 है, नीचे भी आपका 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली आपका कैंसिल होकर के 1 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपका r इन्फिनिटी है, मान लो कहीं पे आपको ऐसा एग्जांपल दे रखा है कि आपको ऐसा दे देगा कि आप सम निकालो 2 + 4 + 8 + 16 इसका, ठीक है, इनफाइनाइट सम है आपका, ओके। तो ये जो इनफाइनाइट सम है आपका अप टू इन्फिनिटी, हाँ, तो ये जो है मान लो इसका ऑप्शन आपको दे देगा कि इसका सम क्या क्या है आप बताइए, राइट, ठीक है। तो मान लो कि कुछ ऑप्शन -1 दे देगा, बी आपका 1 दे देगा, सी आपका दे देगा इन्फिनिटी, डी आपका दे देगा नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि आपका जो ए है वो तो 2 है, आर भी आपका 2 है, बट ये 2 ग्रेटर देन 1 है ना। तो 2 ग्रेटर देन 1 के केस में जो सम टू इन्फिनिटी है वो डायरेक्टली क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे वो फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना, ये अप्लाई कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/1 - 2, यानी माइनस आपका 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि -2 निकाल लेना, इस तरह का नहीं होगा, ठीक है ना। जब इन्फिनिटी के सम टू इन्फिनिटी के केस में अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 है, जैसा कि यहाँ पे था, तो वो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे एपी में होता था ना कि मान लो आपको A1 A2 A3 आपका क्या है जीपी में है, तब आप किसी भी खास नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये क्या होगा, तब भी आपका जीपी में होगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर दोगे किसी खास नंबर से, के से मैं डिवाइड कर दूंगा सब में, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी आपका जीपी में रहेगा। और सिंपली मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/A1 1/A2 1/A3, तब भी ये क्या होगा आपका जीपी में रहेगा। यहाँ पे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला नहीं चलेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपका अर्थमेटिक था तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर गया था। ये चूंकि आपका ज्योमेट्रिक है, यानी ये कॉमन रेशियो पे काम करता है, तो यहाँ पे आप कोई चीज़ से अगर ऐड कर देते हो, जैसे A1 + K A2 + K A3 + K, सब में किसी खास नंबर से ऐड कर दोगे तो अब आपका ये जीपी कंफर्म नहीं होगा, ठीक है, मे नॉट बी जीपी, जनरली जीपी होता ही नहीं है, ओके। तो इस तरह का प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा जैसा एपी में होता था। हाँ, बाकी ये सब प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें यहीं पे लिखी हुई हैं सारी बातें, और ये आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होना, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर 2 जीपी दे रखा है, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ये 2 जीपी है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी जीपी में होता है। दोनों को इस तरीके से डिवाइड करके लिखेंगे तो वो भी जीपी में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ देता है, तो ये आपको देख लेना, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये बोल रहा है कि A1 B1 C1 ये आपका, या A1 A2 ले लेता हूँ A3, इस तरह का आपका जीपी में है। फिर आपका B1 B2 B3 ये भी आपका जीपी में है। तो अब आप इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन लोगे, A1 A2 B1 B2 A3 B3, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा जीपी में होगा। इसी तरीके से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो A1/B1 A2/B2 A3/B3 ये भी क्या होगा, ये भी आपका जीपी में होगा। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, फिर इसके बाद कौन सा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका आ रहा है, इन एन इनफाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में कि यानी ये हमेशा आपको इक्वल आएगा, ठीक है, ये हमेशा इक्वल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो ये बोल रहा है ना कि मान लो A1 है A2 है A3 है, राइट, और इधर फिर आपका मान लो ARn-3 है ARn-2 है ARn-1 है, ये आपका n टर्म है ना। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से होगा, A1 का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे, ठीक है, तो ये आपका इक्वल आएगा, राइट, सही है जी। तो मान लो कि कुछ आपको दे रखा है शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। मतलब इसका लोगे तो आपको इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। इक्विडिस्टेंट मतलब कि इधर से आपने थर्ड लिया है तो इधर से भी आप क्या ले लो, इंड से भी थर्ड ले लो, बिगिनिंग से थर्ड तो इंड से भी थर्ड, तो ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा।
इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो जो भी आपका जीपी दिया रहेगा इस तरीके से, तो वहां पे, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका nth टर्म हो गया ए एन, ये आपका हो गया उसके पहले वाला टर्म, ये हो गया आपका ए एन माइनस 2 थी, आप जानते हो, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे तो टर्म वाइज लिखा हुआ है A1 A2 A3, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, वो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए आर जो होता है जनरल टर्म, मेरा ए आर सिंपली क्या होता है, किसी के लिए, के अगर मान लो किसी बीच का कोई नंबर है, तो ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका आता है ए आर माइनस के इंटू ए आर प्लस के, मतलब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसका जो है जी एम आएगा ए आर, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसके बाद देखेंगे इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन द न्यू सीक्वेंस सो फॉर्म्ड also form a GP, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैसे मान लो कि आपको कोई जीपी दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो आपको जीपी दे रखा है 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32, 64, इस तरीके से मान लो आपको जीपी दिया हुआ है ना। अब आप इसमें से कोई एक जो है प्रॉपर गैप में एक रेगुलर इंटरवल में आप चूज कर लो। मान लो मैं यहाँ से एक नया सब सीक्वेंस लेता हूँ, ठीक है, ये तो मेरा कोई सीक्वेंस है, मान लो जीपी सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस में कैसा लूंगा, तो 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोड़ के फिर मैं 8 को ले रहा हूँ, ठीक है, फिर एक छोड़ करके मैं 32 को ले रहा हूँ। तो अगेन आप देखोगे ना कि ये भी आपका जीपी में होगा, कंफर्म हो सकते हैं। देखिएगा आप, जैसे आर यहाँ पे देखिएगा कॉमन रेशियो क्या लिया गया था, इसके लिए 2 लिया गया था, तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करता है, क्या है 4 है, तो डेफिनेटली आपको ये भी जीपी में होगा। तो कोई भी आप रेगुलर पीरियड में लोगे, जैसे मान लो आप जो है 2 से स्टार्ट करते हो और 2 को आप छोड़ देते हो, फिर लेते हो आप 16 को, तो अनदर जीपी आपका बनेगा 2 के बाद 16, फिर आप 2 को छोड़ दो और फिर ले लो आप 1 2 8, तो अगेन आप देखोगे कि फिर ये भी जीपी है, राइट। कॉमन रेशियो कितना है, तो 8 है, डेफिनेटली आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ जा रहा है, 8 आ रहा है। तो इस तरह से बोल रहा है आपको, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर देखिए बोलता है कि अगर कुछ आपका कोई जीपी दे रखा है ना, नॉन जीरो निगेटिव टर्म का, याद रखिएगा नॉन जीरो निगेटिव टर्म का जीपी अगर दे रखा है A1 A2, तो सब में आप लॉग लगा दोगे, तब वो किस में आ जाएगा, तब वो एपी में आ जाएगा, ठीक है, और वाइस वर्सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि अगर आपको कोई टर्म दे रखा है, तो जहां उसमें लॉग लगाओगे तो वो एपी में आ जाएगा, और लॉग हटा दोगे तो वो किस में आ जाएगा, जीपी में। जैसे मैं आपको क्विक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो 2 4 8, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका जीपी में है, लॉग लगा दो, लॉग लगा दो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, log 4 log 8, तो डेफिनेटली अब आप देखोगे इसको, ये एपी में है। कैसे एपी में है भाई, देखो log 2 तो log 2 है आपका, log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, log 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का क्यूब, राइट देयर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाओगे log का, तो ये आ जाएगा आपका, पहला तो log 2 है, ये टर्म आपका आ जाएगा 2 log 2, प्रॉपर्टी पता है, पावर आपका आगे आ जाता है, ये आपका हो जाएगा 3 log 2, इस टाइप से। तो अब डेफिनेटली देखोगे ये क्या है, log 2 का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे बन गया है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है log 2, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एपी में हो गया। और अगर आप log हटा देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज हमको जरूर याद रखने चाहिए, ठीक है। हालांकि आप एग्जाम में बिल्कुल इसको क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। चलो कुछ और भी यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स इज ए, मान लो फर्स्ट टर्म आपको क्या है, ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। देखो ये भी एक आसान सा है ना फॉर्मूला, काफी इजी हो जाता है हमारे लिए। क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, तो जैसे सम ऑफ ऑल टर्म का फॉर्मूला था एपी में ना, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म इन जीपी होता है, ठीक है। एपी और जीपी को देखो आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। एपी में क्या होता है, एपी में जो चीज एडिशन के लिए लागू होता है, ठीक है, तो वहां पे आपका कोएफिशिएंट बनता है, मल्टीप्लायर एन बनता है, ठीक है। तो जीपी में क्या हो जाता है, तो जीपी में आपका ये बन जाता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो क्या बन जाता है आपका, जो वहां पे कोएफिशिएंट बना था वो यहाँ पे बन जाएगा आपका पावर इंडेक्स बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, आप देखो कि हम लोगों ने ये देखा था एपी के केस में कि क्या, कि अगर आपको मान लो फर्स्ट टर्म पता है और आपको लास्ट टर्म पता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो इसमें आप एडिशन यानी सम पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, तो ये होता है a प्लस
L, ठीक है, और n/2 ये होता है जी। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, n/2 कोएफिशिएंट है और a प्लस एल आपका सम लगा, ठीक है। जबकि आप जीपी में काम करोगे, मान लो आपको फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो प्रोडक्ट, या ध्यान देना, ठीक है। एपी में सम निकाल सकते थे क्योंकि ये अर्थमेटिक पे काम करता है, जीपी में प्रोडक्ट निकाल सकेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्रिक में काम करता है। तो इसी सेंस में लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस की जगह पे इंटू आ जाएगा, a इंटू एल, और जो कोएफिशिएंट था वो बन जाएगा आपका क्या, वो आपका बन जाएगा पावर, ठीक है। देख पा रहे हो ना, तो बिल्कुल जैसे एपी में फॉर्मूला होता है ना, उसी तरीके से आप जीपी का फॉर्मूला को खुद ब खुद याद रख सकते हो यूजिंग दिस लॉजिक, ठीक है। तो इस लॉजिकल वे में याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही बता रहा है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है ना, तो आपको प्रोडक्ट निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोडक्ट आप काफी इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सपोज करो कि मेरे को एक क्विक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो मेरे को जो है फाइंड करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। इसका सारे टर्म का मेरे को प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्विकली, आपको यहाँ पे ए दिख रहा है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपको एल दिख रहा है लास्ट टर्म। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देख लेना है कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म बनता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि 4374 जो लास्ट वाला है वो मेरा nth टर्म है। तो उसको कैसे लिखेंगे, ARn-1, ओके। तो ये 4374 इज इक्वल टू ए आपका 2 है, आर आपका देख लोगे तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर n-1, ओके। यहाँ से देख सकते हो आपके ये 2 से आप इसको कट कर दो तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, ये आपका आ जा रहा है, ठीक है, 2187, राइट, सही है जी। अच्छा, अब देखो 2187 आ गया, इधर 3 का पावर n-1 है, तो 2187 को देख लो ना कि 3 के कितने पावर बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे देख लेंगे, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, ओके। फिर आप 3 से करोगे तो 3 1 जा, सॉरी 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, फिर आप 3 से करोगे तो 81, फिर आप 3 से करोगे तो 27, फिर आप 3 से करोगे तो 9, फिर आप 3 से करोगे तो 3, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है, ओके। तो ये 3 का पावर 7 के इक्वल है। तो यहाँ से आप n-1 को कंपेयर करोगे तो ये क्या हो गया, सो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा हमारा 3 का पावर 7 के इक्वल हो गया। नाउ वी कैन इक्वेट द पावर, तो आपको यहाँ से n का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो n मेरे को 8 कंफर्म हो गया। तो अब प्रोडक्ट निकालना काफी सिंपल है। इस पूरे का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, AL का पावर n/2, तो n/2 होता है, तो n/2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 8/2, ठीक है। अब a आपको क्या दे रखा है, A2 है, ये है मेरा 4374, ठीक है, का पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा मेरा 4। अब इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 7 जा, ठीक है, 7 2 जा 14 50, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ओके। फिर 2 3 जा 6 और एक 7 और 2 4 जा 8, तो इसका पावर 4। अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, यहाँ पे है कि अगर मान लो ना इस तरीके से दिया हुआ है कि जीपी में है, तो जो पावर रहता है ना वो क्या होता है, वो आपका एपी में हो जाता है, ठीक है। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी बिंदास तरीके से आप यूज कर पाओगे। क्या बोलता है, जैसे ए है उसका पावर x1 है, फिर आपका ए है x का पावर x2 है, फिर आपका इसी तरीके से ए है इसका पावर xn है, ये पूरा किस में है, ये आपका जीपी में है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो x1 x2 है वो क्या होगा, वो आपका एपी में होगा। अच्छा, अगर याद नहीं भी है एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओगे। मान लो आपको ये दे दिया, बोल दिया कि x1 x2 xn किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा। तो सिंपली देखो, ये इसी तरह का है ना, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये क्या होता है, जीपी में होता है। तो जो पावर है 1 2 3 वो किस में होता है, वो एपी में होता है, ठीक है। तो आप रिकॉल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आपका आ रहा है ज्योमेट्रिकल मीन। जिस तरीके से AM होता है अर्थमेटिकल मीन दो वैल्यू के बीच का, वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन भी होता है। अगर एक ज्योमेट्रिकल मीन की बात करें, ठीक है, A और B के बीच में मान लो मैं बात करता हूं कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, ठीक है। तो GM ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A एंड B, ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा आपका रूट AB, ठीक है। अब जैसे देखो, ये बिल्कुल आपको मैंने बताया था AB AM क्या होता है, A और B के बीच का जो AM है वो होता है A प्लस B/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2 है और A और प्लस B है, तो आपको GM याद रखना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से याद रखोगे, यहाँ प्लस किया गया है वहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि AM प्लस पे काम करता है और GM इंटू पे काम करता है, ठीक है। अब जो
कोएफिशिएंट है वो पावर में लगा दो, तो क्या आ गया, तो आपका आ जाएगा रूट ए बी। तो याद रखना काफ़ी इजी है और बिल्कुल सिंपल है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए और बी है, बीच में जी एम जी हो गया, तो डेफिनेटली क्या होगा, जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी होगा। क्योंकि अगर जी आपका जी एम है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जीपी में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख सकते हो और सिंपली जी को क्या बोल सकते हो, रूट ए बी। तो ऐसे भी आप देख पाओगे और रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 2 नंबर के बीच में एक जीएम। अब हम लोग एक से ज़्यादा जीएम भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा हम एएम में किए थे, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सो इन ज्योमेट्रिकल मीन्स, मान लो G1 G2 Gn आपका क्या है, n GMs है बिटवीन 2 नंबर A एंड B। देन क्या होगा, देन जैसे ही आप A और B के बीच में इसको रखोगे, ये क्या आ जाएगा, GP में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब A है और B है, इसके बीच में मैं डाल दूंगा G1 को, G2 को से Gn को, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा GP में। अब जैसे वहां पे करते थे वैसे ही आप सिंपली यहाँ पे कर पाओगे, आप G1 G2 सबका वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो सिंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें हैं। अच्छा, अब मान लो एन जीएम अगर आपको निकालना है, तो एन जीएम निकालने का तरीका सभी हम लोग देखे कि बीच में रखेंगे तो ये जीपी में आ जाएगा, ठीक है। मान लो G1 G2 Gn आपका एन जीएम है, ठीक है, तो इसको बीच में रखेंगे, ए और बी के बीच में रखेंगे तो ये जीपी में आ जाएगा। अब यहाँ पे बी क्या होता है, बी एन प्लस 2th टर्म होता है, ये मैंने आपको दिखाया था। ये ए बी हो गया G1 G2 से लेके Gn। तो आप देखोगे तो इसके सीक्वेंस में G1 से लेके Gn तक आया, तो यहाँ से ये n+1 कहलाएगा, लेकिन एक टर्म आगे भी है तो उसको भी ऐड कर लोगे तो n+2th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको आप काउंट कर सकते हो, ये तो आप जानते ही हो। तो b आपका n+2th टर्म है, तो b को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ARn+1, ठीक है। इससे एक कम लिया जाता है पावर को। अब यहाँ से आप डायरेक्टली r निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, b बाई a का पावर 1/n+1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, G1 क्या होता है, AR होता है, तो a इंटू दिस, G2 क्या होता है, AR² होता है, तो a इंटू दिस, ठीक है। Gn क्या होता है, ARn होता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप सबको मल्टीप्लाई करते हो, सारे Gm को अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो, वो सिंपली क्या आएगा, रूट AB का पावर n आएगा। बिल्कुल आसानी से आपको ये याद रहेगा, रूट AB का पावर क्या आता है, n आता है, ठीक है जी। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि AB का पावर क्या आता है, n/2 आता है। तो एग्जैक्टली वही AM में क्या होता था, तो AM में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग सारे ही AM का सम निकालते थे तो वो क्या आता था, तो वो आता था n/2 A + B। यहाँ पे तो वही चीज़ है। जब आप GM में क्या करोगे, GM में तो आप सम के जगह पे क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। चूंकि AM में प्लस एग्जिस्ट करेगा तो इसमें मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा, तो प्रोडक्ट हो गया। A और B के बीच का मल्टीपल ले लेना और जो कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक से ना आप AM और GM को दोनों को याद रख सकते हैं। अगर आपको AM याद है तो आपको GM ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, इसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बोलता है, चूंकि ये ज़्यादा यूज होता है, अगर A आपका AM है और G आपका GM है, AG क्या है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B, देन याद रखना AM हमेशा GM से बड़ा होता है। क्या होता है, AM ऑलवेज क्या होता है, GM से बड़ा होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन इक्वालिटी वाले क्वेश्चन देखोगे बहुत ज़्यादा इससे सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 नंबर ये प्रॉपर्टी है कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, x² - 2ax + g² = 0, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, तो इसका रूट एग्जैक्टली होगा क्या, आपका a एंड b, ठीक है। क्या होगा, रूट a एंड b होगा, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट a एंड b होगा। वेयर a क्या है, तो आपको पता है कि a जो है वो आपका AM है, तो AM का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, ठीक है। अच्छा, और g क्या है, g आपका GM है, GM क्या होता है, तो GM होता है रूट AB, ठीक है। अब देखो ये बहुत नया चीज़ नहीं है, आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट, मान लेते हैं कि रूट A और B दिया हुआ है, तो इसका जनरल फार्मूला आपको याद रहता है, क्लास 10th से आप याद करते हो, ठीक है। x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यही होता है जी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं a + b के जगह पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2a लिखूंगा,
ठीक है। और ए बी की जगह पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, जी स्क्वायर लिखूंगा, तो वही बात लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको समझ लेना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एम और जी एम के फॉर्म में, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो इसका रूट क्या होगा, एग्जैक्टली ए और बी होगा। या बोलो कि अगर ए और बी रूट है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ए एम और जी एम के फॉर्म में इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो, बहुत देखिए अच्छे से आपको यूज करना है। एमसीक्यूज अगर आपको करने हैं जल्दी ना, तो आपको रिजल्ट्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा रिजल्ट बताया है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। टेलीग्राम पे क्वेश्चन चलता है, आप उसको सोल्व कर सकते हो। पहले आप करोगे ना और आपसे बनेगा, चूंकि ये इजी चीजें हैं, तो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हो, 1 बाय 1 सारे टॉपिक को देखना चाहते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहते हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप डेफिनेटली वहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी